बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बेटे। उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आज हमारे पास है मॉक टेस्ट 3 और मॉक टेस्ट 3 में हमारे पास एज यूजुअल 50 एमसीक्यूज हैं। 15 एमसीक्यूज हमारे पास सेंटेंस कंप्लीशन के हैं, 10 एमसीक्यूज हमारे पास एनर्जी के हैं, 5 एमसीक्यूज हमारे पास रीडिंग कम्प्रीहेंशन के हैं, 10 हमारे पास एमसीक्यूज जो हैं वो सिनोनिम्स के हैं और 10 हमारे पास किसके हैं, एंटोनिम्स के। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। द स्टूडेंट्स डैश टू सबमिट देयर रिपोर्ट बाय टुमारो मॉर्निंग। अब देखें, जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे ना तो सबसे पहले आपने ये देखना है सेंटेंस जिससे स्टार्ट हो रहा है, आया वो डूअर ऑफ एक्शन है या वो रिसीवर ऑफ एक्शन है। डूअर ऑफ एक्शन और रिसीवर ऑफ एक्शन अगर है तो देन आपको पता चलेगा कि वो आपका जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। लाइक अगर आप स्टूडेंट से सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं और सेंटेंस में स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, वो डूअर ऑफ एक्शन है, तो इसका मतलब आपका सेंटेंस किस में रहेगा, एक्टिव वॉइस में। और अगर आपके स्टूडेंट्स जो है वो रिसीवर ऑफ एक्शन है, वो काम कर नहीं रहा बल्कि उन पे काम हो रहा है, वो रिसीव कर रहे हैं एक्शन को, तो इसका मतलब वो क्या होंगे, स्टूडेंट्स क्या होंगे, रिसीवर ऑफ एक्शन होंगे। तो आपका सेंटेंस क्या होगा, पैसिव वॉइस होगा। जैसे देखिए, फर्ज करें अगर मैं आपका सेंटेंस स्टार्ट करता हूं असलम से और मैं आपसे बोलता हूं कि बेटे असलम, मेरा सेंटेंस असलम से स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे बताएं ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस होगा या पैसिव वॉइस होगा। तो याद रखिएगा, आप कभी भी पूरा सेंटेंस पढ़े बगैर फैसला नहीं कर सकते और करना भी नहीं है कि एमी असलम पढ़ा, हाँ यार सब्जेक्ट लिखा हुआ तो इसका मतलब एक्टिव वॉइस होगा। नहीं, असलम दोनों ही हो सकते हैं। असलम डूअर ऑफ एक्शन भी हो सकता है, असलम रिसीवर ऑफ एक्शन भी हो सकता है। असलम के स्टार्ट पर आने से असलम वाला सेंटेंस एक्टिव वॉइस भी हो सकता है और असलम वाला सेंटेंस पैसिव वॉइस भी हो सकता है। जैसे देखिए, अगर मैं बोलता हूं असलम पनिश्ड, तो इसका मतलब क्या है कि असलम ने सजा दी। इसका मतलब क्या हुआ कि असलम डूअर ऑफ एक्शन है। लेकिन अगर मैं आपको बोलता हूं कि असलम पनिश्ड की बजाय मैं इसको चेंज कर देता हूं और मैं बोलता हूं असलम वाज पनिश्ड, ठीक है। मैं क्या बोलता हूं, असलम वाज पनिश्ड। अब मैं जैसे ही असलम वाज पनिश्ड बोलूंगा तो इस सेंटेंस में असलम जो है वो डूअर ऑफ एक्शन नहीं है बल्कि रिसीवर ऑफ एक्शन है। अब असलम ने सजा नहीं दी है, असलम को सजा दी जा रही है, तो इसका मतलब है कि इस वाले सेंटेंस में हमारी वॉइस क्या होगी, पैसिव, और इसमें क्या होगी, हमारी एक्टिव वॉइस होगी। अब स्टूडेंट्स से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होने का ये हरगिज कभी मतलब नहीं होगा कि आपका सेंटेंस एक्टिव होगा। आपका सेंटेंस एक्टिव भी हो सकता है, आपका सेंटेंस पैसिव भी हो सकता है। बस आपने ये देखना कि ये डूअर ऑफ एक्शन है या रिसीवर ऑफ एक्शन है। अब जैसे देखें, द स्टूडेंट्स डैश टू सबमिट देयर रिपोर्ट बाय टुमारो मॉर्निंग। अब स्टूडेंट्स को रिपोर्ट जमा करवाने के लिए कहा गया, इसका मतलब स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट नहीं जमा करवानी, स्टूडेंट को कहा गया कि वो रिपोर्ट जमा करवाएं। स्टूडेंट्स ने रिक्वायर नहीं करना, स्टूडेंट से रिक्वायरमेंट है ये वाली, यानी कि स्टूडेंट्स डूअर ऑफ एक्शन नहीं है बल्कि स्टूडेंट्स क्या है, रिसीवर ऑफ एक्शन है। तो इसका मतलब हमारा सेंटेंस किस में रहेगा, पैसिव वॉइस में। अब जब पैसिव वॉइस में रहेगा ना तो सबसे पहले तो हम एक्टिव वॉइस वाले स्ट्रक्चर हटा देंगे। जैसे देखिए, हैव रिक्वायर्ड हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। हैड रिक्वायर्ड हमारे पास पास्ट परफेक्ट का पैसिव एक्टिव वॉइस है, ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। वर रिक्वायरिंग हमारे पास पास्ट कंटीन्यूअस का एक्टिव वॉइस है, ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। हमें पैसिव सेंटेंस चाहिए, पैसिव स्ट्रक्चर चाहिए, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, आर रिक्वायर्ड। और आर रिक्वायर्ड का मतलब क्या है, आप जानते हैं इज एम आर के साथ जब हम थर्ड फॉर्म लिखते हैं तो ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस होता है। और अगर हम वाज वर के साथ थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो ये हमारे पास पास इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस होता है। और अगर हम विल बी और शैल बी के साथ थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो ये हमारे पास किसका पैसिव वॉइस होता है, फ्यूचर इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस होता है। तो यहां पर हमें प्रेजेंट इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस एक ही स्ट्रक्चर हमारे पास, ठीक है, पैसिव वॉइस में, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे क्या है, बीटा। तो याद रखना है, जब भी क्वेश्चन पढ़ना है सबसे पहले आपने ये देखना है
कि आपके सेंटेंस में स्टार्ट होने वाला वर्ड जो आपको सब्जेक्ट लग रहा होगा, आपने ये देखना है, जो सब्जेक्ट होगा भी, लेकिन आपने ये देखना है कि वो डूअर ऑफ एक्शन है या रिसीवर ऑफ एक्शन है। बाज़ औक़ात क्या होता है, आप नींद में होते हैं, परेशान होते हैं, घबराए हुए होते हैं, तो पूरी पूरी बात सोच नहीं पाते, तो वो जैसे ही असलम पढ़ा एक्टिव वॉइस लगा दिया, जैसे ही स्टूडेंट्स पढ़ा एक्टिव वॉइस लगा दिया। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, आपने ये देखना है कि वो डूअर ऑफ एक्शन है या रिसीवर ऑफ एक्शन है। इस छोटी सी गलती की वजह से ना बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। उसके बाद देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ही स्पेंड्स एज इफ। अब जैसे ही आपके सेंटेंस में एज इफ आ गया, ठीक है, अब थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन मैं आपको पूरा रूल बता देता हूं एज इफ का, आपके काम आएगा। देखें, अगर आपके सेंटेंस में एज इफ आ गया ना, तो एज इफ के साथ पहली बात तो ये होगी कि अगर आपका सेंटेंस स्टेट ऑफ बीइंग है, अगर सेंटेंस में कोई एक्शन टेक प्लेस नहीं हो रहा, स्टेट है, तो फिर आपने उसको लाजमी तौर पर किसके साथ लिखना है, वर्ग के साथ लिखना है। क्योंकि एज इफ का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी कंडीशन होता है, अनरियल कंडीशन होता है, और अनरियल कंडीशन में अगर आपके पास स्टेट आ जाए, स्टेट ऑफ बीइंग आ जाए, मतलब कोई एक्शन टेक प्लेस नहीं हो रहा, जस्ट आप किसी के बारे में कुछ डिस्क्राइब कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, तो ऐसी चीज, ऐसी सूरत में आपने अपार्ट फ्रॉम कि आपका सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है, जैसे यहां पर भी देखेंगे आपका सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है, ही लिखा हुआ है। अब ही वर्ग के साथ अग्री नहीं करता, लेकिन हमने ही को लिखना है वर्ग के साथ यहां पर, क्योंकि एज इफ की वजह से ये अनरियल सेंटेंस है, तो इमेजिनरी सेंटेंस है, सपोज्ड सिचुएशन है। ऐसी सूरत में, स्टेट वाली सूरत में हमने लाजमी तौर पर क्या लिखना होता है, वर लिखना होता है। आई के साथ भी वर आएगा, ही के साथ भी वर आएगा, दे के साथ भी वर आएगा। यानी कि यहां पर एज इफ के साथ आपने ये सोचना ही नहीं है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर के साथ भी वर आएगा और प्लूरल के साथ भी वर आएगा। उसके बाद देखें, एज इफ के साथ अगर एक्शन आ जाए, अब अगर आपके सेंटेंस में एज इफ है और एज इफ के बाद सेंटेंस में एक्शन आ गया, तो एक्शन के लिए आपने याद रखना है, एज इफ के बाद दो सिचुएशंस होती हैं। एज इफ के बाद आप पास्ट इंडेफिनिट भी लिखते हैं और एज इफ के बाद आप पास्ट परफेक्ट भी लिखते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका सेंटेंस कौन से टेंस से स्टार्ट हुआ। देखिए, अगर एज इफ से पहले आपके सेंटेंस में प्रेजेंट लिखा हुआ है, प्रेजेंट टेंस लिखा है, तो फिर आपने लिखना है इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट, और अगर इससे पहले पास्ट टेंस लिखा हुआ है तो फिर आपने इसके बाद लिखना है पास्ट परफेक्ट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं, फर्ज करें मैं बोलता हूं सेंटेंस, मैं कहता हूं ही एक्ट्स, वो इस तरह बिहेव करता है एज इफ ही डैश एवरीथिंग, वो इस तरह बिहेव करता है, इस तरह एक्ट करता है जिस तरह वो सब कुछ जानता है। अब यहां पर देखिएगा, सेंटेंस में एज इफ आ गया, तो अब हमने देखना है कि स्टेट ऑफ बीइंग है या एक्शन है। अब सब कुछ जानना ये स्टेट ऑफ बीइंग नहीं है, ये एक्शन है, ठीक है। तो हमने ये देखना है कि एज इफ से पहले कौन सा टेंस है। अब एज इफ से पहले क्या लिखा हुआ है, एक्ट्स लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब पहले प्रेजेंट लिखा है, तो बाद में हमने क्या लिखना है, पास्ट इंडेफिनिट लिखना है। इस सेंटेंस को मैं किस वर्ब से मुकम्मल करूंगा, मैं इसे मुकम्मल करूंगा न्यू के साथ, ठीक है। ये सेंटेंस बनेगा, ही एक्ट्स एज इफ ही न्यू एवरीथिंग। और फर्ज करें अगर यहां पर एक्ट की जगह पर एक्टेड लिखा हुआ होता, सेंटेंस होता ही एक्टेड एज इफ ही डैश एवरीथिंग, तो फिर हमारा सेंटेंस का एज इफ से पहले वाला पार्ट क्या होता, पास्ट में, तो फिर हम इसको किस में लिखते, पास्ट परफेक्ट में लिखते। ऐसी सूरत में फिर इसको मैं किसके साथ मुकम्मल करता बेटे, मैं इसको मुकम्मल करता हैड नोन के साथ। तो याद रखिएगा, एज इफ की सूरत में अगर स्टेट ऑफ बीइंग आ जाए, जैसे कि हमारे पास इस सेंटेंस में आई हुई है, तो ऐसी सूरत में तो हमने वर ही लिखना है, तो यहां पर हमारा करेक्ट ऑप्शन बीटा होने वाला है। लेकिन अगर एज इफ के बाद कोई एक्शन आ जाए, तो फिर आपने ये देखना है कि एज इफ से पहले टेंस कौन सा लिखा हुआ है। अगर एज इफ से पहले प्रेजेंट लिखा हुआ है, तो फिर आपने बाद में क्या लिखना है, पास्ट इंडेफिनिट। और अगर एज इफ से पहले पास्ट लिखा हुआ है, तो बेटे आपने बाद में फिर क्या लिखना है, पास्ट परफेक्ट लिखना है। ये एज इफ का पूरा रूल है, इसको इसी तरह छाप लीजिएगा, इसको इसी तरह
पल्ले बांध लीजिएगा, जहन में बिठा लीजिएगा, और अगर क्वेश्चन आ गया तो गलती नहीं करनी है। इसमें आसान तरीन है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। सिर्फ ये देखना है कि एज इफ के बाद एक्शन है या स्टेट ऑफ बीइंग है। स्टेट ऑफ बीइंग है, स्टेट ऑफ बीइंग है तो वर आएगा, पर सिंगुलर प्लूरल आपने नहीं देखना है। और अगर एज इफ के बाद एक्शन है तो आपने ये देखना है कि इससे पहले प्रेजेंट है या पास्ट है। अगर इससे पहले प्रेजेंट है तो फिर आपने पास्ट इंडेफिनिट लिखना है, इससे पहले पास्ट है तो फिर आपने क्या लिखना है, पास्ट परफेक्ट लिखना है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डैश ही मे सीम एरोगेंट, ही इज जेन्युइनली काइंड एट हार्ट। अब कहता है वो दिखने में एरोगेंट है लेकिन वो असल में दिल का बहुत अच्छा है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम दो क्वालिटीज के दरमियान क्या शो कर रहे हैं, कंट्रास्ट कर रहे हैं। एरोगेंट होना और दिल का अच्छा होना, ये क्या बता रहे हैं, हम कंट्रास्ट बता रहे हैं, माइनस प्लस प्लस माइनस बता रहे हैं। तो ऐसी सूरत में याद रखिएगा हम सिंस यूज नहीं करेंगे, क्योंकि सिंस हम रीजन बताने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा सिंस किस सेंस में यूज होता है, सिंस बिकॉज की सेंस में यूज होता है, क्योंकि रीजन बताने के लिए। अनलेस जो है और अनटिल का जो वर्ड आप पढ़ते हैं ये हमारे पास किस लिए यूज होते हैं, ये कंडीशनल के लिए यूज होते हैं, सिचुएशनल कंडीशन या टाइम कंडीशन के लिए, कि जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे, जब तक ऐसा नहीं होगा, जब तक ये नहीं होगा, तब तक वो नहीं होगा। ऐसी सेंटेंसेस के लिए हम क्या यूज करेंगे, अनलेस और अनटिल। और बिकॉज भी सिंस की तरह, फॉर की तरह क्या बताने के लिए यूज होता है, रीजन बताने के लिए यूज होता है। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे पास यहां पर नहीं आएंगे। यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा, दो यूज होगा। आप जानते हैं इस बात को कि हम कंट्रास्ट बताने के लिए दो यूज करते हैं, हम कंट्रास्ट बताने के लिए बट यूज करते हैं, हम कंट्रास्ट बताने के लिए हाउ एवर यूज करते हैं। ये वो वर्ड्स हैं जो हम कंट्रास्ट बताने के लिए यूज करते हैं। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, दो चलेगा। तो चूंकि हम दो चीजों में कंट्रास्ट बता रहे हैं तो कंट्रास्ट बताने के लिए हमें क्या चाहिए, दो। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा होगा, अल्फा। उसके बाद है द मोर यू प्रैक्टिस डैश यू बिकम एट। अच्छा, ये एडजेक्टिव का बड़ा प्यारा स्ट्रक्चर है, आप पढ़कर आते हैं, आपने एक सेंटेंस पढ़ा होगा, द हायर यू गो द कूलर इट इज। आप जितना ऊपर जाएंगे, द हायर यू गो, मैं सेंटेंस पूरा नहीं लिख रहा, द कूलर इट इज, आप जितना ऊपर जाएंगे उतनी सर्दी बढ़ती जाएगी। ये याद रखिएगा, जब एक चीज के साथ करने पर दूसरी चीज हो रही होती है, या आप इसको कुछ यूं ले लें कि अगर सेंटेंस के एक ही सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्रीज यूज की गई हो, इनको हम आइडेंटिकल क्लॉजेस बोलते हैं। अगर एक ही सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्री यूज की गई हो तो हम पर फर्ज हो जाता है कि हमने दोनों कंपैरेटिव डिग्री में, इस स्ट्रक्चर के लिए हमने दोनों कंपैरेटिव डिग्री के लिए क्या यूज करना है, द यूज करना है। द हायर यू गो द कूलर इट इज। जैसे मैं बोलता हूं जितना काम करोगे, जितनी मेहनत करोगे उतने ज्यादा नंबर आएंगे। तो मैं सेंटेंस क्या बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा द मोर यू वर्क, जितना ज्यादा आप काम करोगे, द मोर मार्क्स यू विल गेन, उतने ही ज्यादा नंबर आएंगे। तो दोनों कौन सी डिग्री होगी हमारे पास, कंपैरेटिव डिग्री होगी। इसी तरह यहां पर देखिएगा द मोर यू प्रैक्टिस, अब कंपैरेटिव डिग्री आ गई दा के साथ, तो आगे भी हमें कंपैरेटिव डिग्री चाहिए दा के साथ। और कंपैरेटिव डिग्री दा के साथ कौन सी डिग्री लिखी हुई है, द बेटर यू बिकम। सेंटेंस कैसे चलेगा, द मोर यू प्रैक्टिस, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, द बेटर यू बिकम एट सोल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, आप उतना ही ज्यादा बेहतर बन जाओगे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, बीटा। आप सब जानते हैं कि बेटर हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री है किसकी, गुड की। ठीक है, गुड की कंपैरेटिव डिग्री हमारे पास क्या होती है, बेटर, और सुपरलेटिव डिग्री हमारे पास क्या होती है, बेस्ट। इसी तरह बैड की कंपैरेटिव डिग्री हमारे पास क्या होती है, वर्स, और सुपरलेटिव डिग्री हमारे पास बेटे कौन सी होती है, वर्स। तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद आगे चलेंगे जी क्वेश्चन नंबर 5 पे, ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स डैश गिव। अब जब ईच आ गया, ऑफ आ गया, तो हम जानते हैं कि इसके साथ आने वाला सब्जेक्ट हमारे पास क्या होगा, प्लूरल होगा। मैं आपको पहले भी बता कर आया, बार बार बताता रहता हूं, तीन वर्ड्स याद रखिएगा। आपके पास आइदर है, आपके पास नाइदर है, आपके पास ईच है। हमने ये तीन वर्ड गालबन फर्स्ट टेस्ट में या सेकंड टेस्ट में भी डिस्कस किए कि आपने याद रखना है। एक सूरत में तो आप इनके साथ डायरेक्टली सब्जेक्ट लिख देते हैं, ऐसी सूरत में आपका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सिंगुलर। और एक सूरत में आप जब इनको प्रोनाउन के तौर पर ट्रीट कर रहे होते हैं तो आप ऑफ के साथ सब्जेक्ट लिखते हैं।
ऐसी सूरत में आपका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, प्लूरल। जैसे अगर आप लिखेंगे ईच स्टूडेंट्स, तो ईच स्टूडेंट्स नहीं होगा, क्या होगा, ईच स्टूडेंट होगा। और ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं होगा, बल्कि स्टूडेंट नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स होगा। जैसे यहां पर ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स नहीं हो सकता, अगर पार्टिसिपेंट नहीं हो सकता, अगर ये पार्टिसिपेंट लिखा हुआ होता तो ये गलत होता, क्योंकि हमने ईच ऑफ के साथ, आइदर ऑफ के साथ, नाइदर ऑफ के साथ क्या लिखना है, प्लूरल लिखना है। लेकिन दोनों सूरतों में आपने इसको ट्रीट किसके तौर पर करना होता है, सिंगुलर के तौर पर करना होता है। ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स को हम सिंगुलर ट्रीट करेंगे तो इसका मतलब है वर नहीं आ सकता, हैव भी नहीं आ सकता, ये भी प्लूरल के लिए होता है। बीइंग के साथ तो कोई टेंस ही नहीं बनेगा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन चलेगा वाज। तो याद रखिएगा, आप ऑफ के साथ लिखें या ऑफ के बगैर लिखें, दोनों सूरतों में आपने इसको ट्रीट सिंगुलर के तौर पर करना है, इन तीनों को, आइदर, नाइदर और ईच को। लेकिन अगर ऑफ के साथ आपने सब्जेक्ट लिखा है तो वो सब्जेक्ट लाजमी तौर पर क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। उसके बाद है बेटे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में से प्रेफरेंस का रूल है हमारे पास। देखें, हमारे पास हमने दो सब्जेक्ट्स को इकट्ठा किया। पहला सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, फादर, दूसरा सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, हिज सन। मैंने अभी आपको शायद इससे पहले या फर्स्ट टेस्ट में आपको बताया कि अगर आप दो सब्जेक्ट को इकट्ठा करते हैं, और किसके साथ इकट्ठा करते हैं, आइदर और के साथ, आप इकट्ठा करते हैं नाइदर नॉर के साथ, और आप इकट्ठा करते हैं नॉट ओनली बट आल्सो के साथ। ठीक है, किसके साथ, नॉट ओनली बट आल्सो के साथ। तो ऐसी सूरत में आपने याद रखना है आपकी प्रेफरेंस किसके साथ रहती है, सेकंड सब्जेक्ट के साथ। सेकंड सब्जेक्ट के साथ प्रेफरेंस रहने का क्या मतलब होता है कि आपका वर्ब और हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंगली होगा, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। लेकिन अगर आप दो सब्जेक्ट को कंबाइन करते हैं, किसके साथ कंबाइन करते हैं, विद के साथ। किसके साथ कंबाइन करेंगे, अलोंग विद के साथ। आप दो सब्जेक्ट्स को कंबाइन करेंगे किसके साथ, टुगेदर विद के साथ। ठीक है, आप दो सब्जेक्ट को कंबाइन करेंगे इन एडिशन टू के साथ। आप दो सब्जेक्ट को कंबाइन करेंगे एज वेल एज के साथ, अकंपनीड बाय के साथ। ठीक है, अकंपनीड बाय के साथ। आप दो सब्जेक्ट को अकंपनीड बाय के साथ, आप दो सब्जेक्ट को कंबाइन करेंगे बट के साथ, आप दो सब्जेक्ट को कंबाइन करेंगे एक्सेप्ट के साथ, ऑफ के साथ। अगर आप दो सब्जेक्ट को कंबाइन कर रहे हैं इनमें से किसी एक वर्ड के साथ, इन एडिशन टू भी याद रखिएगा। ठीक है, इन एडिशन टू, इन एडिशन टू भी। तो अगर आप सब्जेक्ट को कंबाइन कर रहे हैं इनमें से किसी एक वर्ड के साथ, तो आपने याद रखना है आपकी प्रेफरेंस रहेगी किस सब्जेक्ट के साथ बेटे, फर्स्ट के साथ। फर्स्ट के साथ सब्जेक्ट प्रेफरेंस रहने का मतलब क्या है कि आपका वर्ब और हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंगली होगा, फर्स्ट के अकॉर्डिंगली। जैसे यहां पर देखिएगा, हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है फादर, सेकंड सब्जेक्ट है हिज सन्स। अब सब फादर क्या है, सिंगुलर, और सन्स क्या है, प्लूरल। अब हम इन दोनों को कंबाइन किसके साथ किया गया, एज वेल एज के साथ। अब एज वेल एज के साथ किया गया तो हमारी प्रेफरेंस किसके साथ रहेगी, फर्स्ट वन के साथ। फर्स्ट वन क्या है, सिंगुलर, तो इसका मतलब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है और हमारा वर्ब भी क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। तो हम हैव नहीं लिख सकते, हम आर नहीं लिख सकते। अब सिंगुलर में इज लिखा हुआ और हैज लिखा हुआ है, आगे हमारे पास इंडस्ट्रियस लिखा हुआ है, मतलब एडजेक्टिव लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आगे हमें क्या चाहिए, कोई लिंकिंग वर्ब चाहिए। तो हैज को हम यहां पर यूज नहीं करेंगे, इसका मतलब हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे क्या होगा, इज। सेंटेंस कैसे चलेगा, द फादर एज वेल एज हिज सन्स इज इंडस्ट्रियस। तो ये वर्ड्स याद रखिएगा जिनके साथ आप किसको प्रेफर करेंगे, फर्स्ट वन को प्रेफर करेंगे, सेकंड वन को आप प्रेफर नहीं करेंगे। उसके बाद है बेटे आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, ही वॉज नॉट अवर्स टू। अब देखें आपके पास क्या होता है कि आप जैसे ही हम टू लिखते हैं, तो टू के साथ हमारे पास वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव फॉर्म बोलते हैं। तो हम अपने जहन में एक चीज बना लेते हैं, हम अपने जहन में एक चीज बिठा लेते हैं कि जहां पर भी टू आएगा हमें टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। जैसे यहां पर टू आया तो हम क्या करेंगे, ही वॉज नॉट वर्स टू गिव। लेकिन ऐसा नहीं है, याद रखिएगा
कुछ जगह आपके पास ऐसी हैं, कुछ एक्सप्रेशंस आपके पास ऐसे हैं जहां पर आप क्या करते हैं, जहां पर आप टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखते, बल्कि आपको टू के साथ क्या लिखना होता है, आपको टू के साथ क्या लिखना होता है, जेरेंड लिखना होता है। आप जेरेंड इन्फिनिटी वाले रूल में देखेंगे, जैसे देखें आपके पास एक्सप्रेशन है अडिक्ट टू, जहां पर भी अडिक्ट टू आएगा, अडिक्ट टू के बाद आपने फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखनी, अडिक्ट टू के बाद आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लिखना है, आईएनजी लिखना है, यानी कि जेरेंड लिखना है। यानी कि जहां पर भी आप सेंटेंस पढ़ेंगे ना, ही इज एडिक्टेड टू स्मोक, ही इज एडिक्टेड टू स्मोक नहीं होगा, क्या होगा, ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। इसी तरह हमारे पास सेंटेंस में वर्ड है अवर्स टू। अब जैसे ही आप वर्स टू पढ़ेंगे ना, तो आपने याद रखना है अवर्स टू के साथ भी आपने वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, आईएनजी फॉर्म यूज करनी है। इसी तरह हमारे पास वर्ड है बी प्लस यूज्ड टू। जब यूज टू के साथ सब्जेक्ट आएगा, बी आएगा, मैंने आपको ये पूरा रूल बताया भी, तब भी आपने यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं करनी, बल्कि कौन सी फॉर्म यूज करनी है, आईएनजी फॉर्म यूज करनी है। फिर आपके पास वर्ड है लुक फॉरवर्ड टू। अब लुक फॉरवर्ड टू के साथ भी आपको क्या यूज करना है, लुक फॉरवर्ड टू के साथ भी आपको बेटे क्या यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं करनी, बल्कि आपको क्या यूज करनी है, आईएनजी फॉर्म यूज करनी है, जेरेंड यूज करना है। इसी तरह आपके पास एक और एक्सप्रेशन है जो बार बार पेपर में दिया जाता है, विद अ व्यू टू। जहां पर विद अ व्यू टू आ जाए, वहां पर भी आपने याद रखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, बल्कि क्या आएगा, आईएनजी आएगा। कुछ 2 3 4 और वर्ड्स भी हैं, मैं इसी तरह गाहे बगाए आपको सारे वर्ड्स बता दूंगा, लेकिन क्वेश्चन की सूरत में बताऊंगा ताकि आप क्वेश्चन गलत करें, उसको सही करें, फिर आपके पास पल्ले बांध लें सारी बात। ऐसे आपको बता दूंगा तो आप रट्टा मारने में थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं। तो यहां पर जैसे ही आप अवर्स टू पढ़ेंगे ना, तो आपने याद रखना है, आपने अवर्स टू के साथ आईएनजी फॉर्म लिखनी है। आईएनजी फॉर्म की वजह से हम गिव नहीं लिख सकते, गिव्स नहीं लिखेंगे, गेव नहीं लिखेंगे। हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे क्या चलेगा, डेल्टा। ही वाज नॉट अवर्स टू गिविंग स्लैब्स। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या चलेगा बेटे, डेल्टा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, इट डैश मी अ लॉट ऑफ मनी। अच्छा, यहां पर दो तरह से आप इस क्वेश्चन को दो चीजों के साथ समझेंगे। पहली बात तो ये है, अब पूरे सेंटेंस में हमें टाइम का कोई भी कीवर्ड नहीं दिया हुआ, यानी कि हमें कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिससे हमें पता चल सके कि इस सेंटेंस में हमारे पास टाइम कौन सा है। हमें टाइम जज करने के लिए कोई कीवर्ड नहीं दिया गया। अब जब हमें टाइम जज करने के लिए कोई कीवर्ड नहीं दिया जाता ना, तो याद रखिएगा फिर हम ये देखते हैं कि आया क्या वो हैबिचुअल एक्शन है, रेगुलर एक्शन है, या कोई ऐसा काम है जो हमने एक दफा किया। जैसे डैश मी अ लॉट ऑफ मनी, इस चीज में मेरी बड़ी सारी कीमत लगी, मुझे बहुत महंगी पड़ी, यानी कि मुझे बहुत सारी कीमत अदा करनी पड़ी। अब जब यहां पर इसको आप पढ़ेंगे तो आप समझते हैं कि ये कोई हैबिचुअल एक्शन नहीं है, कोई खरीदारी की गई है। अमूमन ये क्वेश्चन पूछा जाता है 4 चीजों के लिए। 4 चीजों के लिए कैसे पूछा जाता है, ये किसी चीज को खरीदने के लिए पूछा जाता है, ये क्वेश्चन किसी चीज को बेचने के लिए पूछा जाता है, कोई रकम अदा करने के लिए पूछा जाता है, या कोई रकम रिसीव करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, ये 4 एक्शन के लिए ज्यादातर पूछा जाता है। तो अभी जैसे देखिए हम चीज खरीद रहे हैं तो मुझे बहुत महंगी पड़ी, तो याद रखिएगा ऐसी सूरत में आपने इसको प्रेजेंट में नहीं करना, पास्ट में करना है। अब पास्ट में जब आपने करना है तो इसका मतलब कॉस्ट तो और इज कॉस्टिंग तो वैसे ही निकल गई हमारे पास। अब बहुत सारे बच्चों ने जिनको ये पता भी होता है कि ये पास्ट में होना है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या लगा देते हैं, कॉस्टेड लगा देते हैं, जो कि सेकंड फॉर्म है कॉस्ट की। लेकिन याद रखिएगा कॉस्टेड सेकंड फॉर्म नहीं है, कॉस्ट की फर्स्ट फॉर्म कॉस्ट है, कॉस्ट की सेकंड फॉर्म भी कॉस्ट है, और कॉस्ट की थर्ड फॉर्म भी क्या है, कॉस्ट ही है। जिस तरह हमारे पास बेट की सेकंड फॉर्म क्या है, कॉस्ट है, और बेट की थर्ड फॉर्म भी क्या है, कॉस्ट है। तो याद रखिएगा कॉस्टेड आपने नहीं लिखना, यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे क्या आएगा, कॉस्ट। चूंकि ये हैबिचुअल एक्शन नहीं है, इस वजह से हम इसको पास में लेकर के जाएंगे। और नंबर 2, कॉस्ट की सेकंड फॉर्म भी कॉस्ट होती है, इसलिए हम इस सेंटेंस को किसके साथ मुकम्मल करेंगे, कॉस्ट के साथ। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास कौन सा चलेगा, बीटा। उसके बाद है जी
आई डैश द डोर बिफोर आई रियलाइज। अब देखें यहां पर जो हमारा कीवर्ड है ना वो है बिफोर। पल्ले बांध लीजिएगा बात को। अगर आप पास्ट की बात कर रहे हो, जैसे यहां पर हम बिफोर के बाद क्या लिखा हुआ है, रियलाइज लिखा हुआ है, तो हमें फौरन पता चल जाता है कि हम एक्चुअल में किस टाइम की बात कर रहे हैं, हम पास्ट की बात कर रहे हैं। अगर आप पास्ट की बात कर रहे हैं तो आपने याद रखना है आफ्टर का वर्ड अगर लिखा हुआ है तो आफ्टर के बाद आपने पास्ट परफेक्ट का टेंस लिखना होता है। आफ्टर के बाद आपने पास्ट में कौन सा टेंस लिखना होता है, पास्ट परफेक्ट। और बिफोर से पहले आपने कौन सा टेंस लिखना होता है, पास्ट परफेक्ट लिखना होता है। याद रखिएगा, छोटा सा रूल है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। जब भी आपने पास्ट में बात करनी है और आफ्टर का वर्ड आ गया तो आफ्टर के बाद क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट। और अगर आप प्रेजेंट की बात करें तो डेफिनेटली प्रेजेंट परफेक्ट आ जाएगा। बिफोर का वर्ड है तो बिफोर से पहले आपको क्या लिखना है, पास्ट परफेक्ट। और अगर प्रेजेंट की बात है तो डेफिनेटली हम उसके अकॉर्डिंगली टेंस को चेंज कर लेंगे। लेकिन जैसे यहां पर देखिएगा बिफोर के बाद पास्ट आ गया तो इसका मतलब बात तो हम पास्ट में ही कर रहे हैं। बिफोर लिखा हुआ है, बिफोर से पहले कौन सा टेंस आएगा, पास्ट परफेक्ट आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास लॉक नहीं होगा, लॉक्ड नहीं होगा, हैज लॉक्ड नहीं होगा। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा बेटे, हैड लॉक्ड। ये सेंटेंस कैसे चलेगा, आई हैड लॉक्ड द डोर, मैं पहले ही दरवाजा बंद कर दिया था। बिफोर, पहले ही दरवाजा बंद कर दिया था, कर चुका था। आई रियलाइज दैट, इससे पहले कि मुझे ये रियलाइज होता, द कीज वर इनसाइड द हाउस, की चाबियां घर में ही पड़ी हुई। ऐसा कितनी दफा होता है, आप लोगों के साथ भी होता होगा, हम इस तरह की छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। ठीक है, तो कहता है मेरे घर में चाबियां पड़ी हुई थी, तो ये रियलाइज होने से पहले के चाबियां घर में है, मैंने घर को क्या कर दिया, लॉक कर दिया। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे क्या चलेगा, डेल्टा। आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट लिखना है और बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट लिखना है। उसके बाद है जी हमारे पास द पुलिस। बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन है, द पुलिस डैश रिलीज्ड एनी इंफॉर्मेशन। अब जरा देखिएगा, सबसे पहली बात तो याद रखिएगा, पुलिस को आपने हमेशा क्या ट्रीट करना है, प्लूरल ट्रीट करना है। आपने कुछ टर्म्स इस तरह के पढ़े होंगे, कुछ वर्ड्स आपने इस तरह के पढ़े होंगे जिनमें हम आने वाले वर्ड्स को हमेशा क्या ट्रीट करते हैं, प्लूरल ट्रीट करते हैं। जैसे आपके पास वर्ड है पुलिस, जैसे आपके पास वर्ड है कैटल, जैसे आपके पास वर्ड है जेंट्री। जेंट्री हम किसको बोलते हैं, मुआशरे के अमीर लोगों को बोलते हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है। जैसे आप लोग हैं, बलोचिस्तान वाले बच्चे हैं, बेटियां बेटे हैं, जैसे आप लोग जेंट्री ना, अमीर लोग हैं। अच्छा, अमीर लोग इसलिए हैं, मैंने देखी अभी वीडियोस कुछ दिन पहले, कुछ दिन भी नहीं, अभी ये 4-5 दिन पहले एक बच्चे से बात हो रही थी बलोचिस्तान के, तो वो बता रहा था कि सर यहाँ पे बेहतरीन ज़बरदस्त किस्म की गाड़ियां हमें बड़े थोड़े पैसों में मिल जाती हैं। और वो ऐसी ऐसी गाड़ियां चला रहा था, दिखा रहा था, तो मुझे तो वो हो रही थी, मतलब कि जेलसी हो रही थी, हसद हो रही थी कि यार वाह कमाल है, कुछ लाख रुपए में करोड़ों वाली गाड़ियां चल रही हैं। तो अमीर तो आप लोग हैं, हम क्या अमीर हैं, हम तो यहाँ पे सड़क पे गाड़ी लेकर निकलते हैं तो अब तो वो ऑटो चलान आना शुरू हो गए हैं, वो गाड़ी के मेरे 9 चलान आए हुए हैं। अजीबो गरीब सी बात है। बहरहाल देखें, अब कैटल है, पुलिस है, जेंट्री है, ये हमारे पास क्या होंगे बेटे, प्लूरल होंगे। अब प्लूरल है तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, इसको प्लूरल लिखना है। लेकिन इसके साथ एक और बात भी इस सेंटेंस में, बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन मैंने इसलिए कहा, यहां पर एक वर्ड आप लिखा हुआ देखेंगे, एनी। अब देखें आपके पास दो वर्ड्स होते हैं, एक आपके पास वर्ड होता है सम और एक क्वांटिफायर आपके पास क्या होता है, एनी। आपने याद रखना है, अगर आपका सेंटेंस एफर्मेटिव है तो आपने क्या लिखना है, सम। और अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है तो देन आपने बेटे क्या लिखना है, एनी। अब इस यहां पर एनी ऑलरेडी लिखा हुआ है तो इसका मतलब सेंटेंस को लाजमी तौर पर क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। क्योंकि नेगेटिव एनी के साथ, एनी इंफॉर्मेशन के साथ हम एफर्मेटिव सेंटेंस नहीं बना सकते। इसका मतलब हैव नहीं आ सकता, हैड नहीं आ सकता। हैज नॉट और हैव नॉट में हमारा करेक्ट हैज नॉट नहीं हो सकता, क्योंकि हैज नॉट सिंगुलर है, लेकिन हमें पुलिस की वजह से प्लूरल वर्ब चाहिए। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन चलेगा डेल्टा। तो दो रूल्स हैं, नंबर 1 वो वर्ड्स जिनको हमने हमेशा प्लूरल ट्रीट करना है, उसकी वजह से, पुलिस की वजह से हम उसको प्लूरल ट्रीट करेंगे। नंबर 2, एनी जब आता है सेंटेंस में तो हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए एनी लिखते हैं, जिसकी वजह से हमारा करेक्ट ऑप्शन हैव नॉट होगा। उसके साथ चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आफ्टर बीइंग अक्यूज्ड, जब भी किसी पर कोई इल्जाम लगता है और वो हो भी अनफेयरली,
तो बंदा अम्यूज्ड नहीं होता, खुश नहीं होता, सेटिस्फाइड नहीं होता, थ्रिल्ड नहीं होता, बल्कि बंदा क्या होता है, ह्यूमिलेटेड होता है, डिसरिस्पेक्टेड होता है, शर्म महसूस करता है। तो ऐसी सूरत में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन एक ही बनता है, विच इज अल्फा। कि पहला ऑप्शन ही ठीक करेंगे तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा, डीपली ह्यूमिलेटेड बट रिमेन्ड कंपोज थ्रू आउट द इंक्वायरी। लेकिन सारी इंक्वायरी के दौरान वो बड़ा संभला रहा। उसके बाद है आपके पास द प्रोफेसर्स लेक्चर्स वाज बोथ। देखिए जब आपके पास बोथ एंड का वर्ड आ जाता है ना, तो इसका मतलब है दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। यहां तो दोनों चीजें नेगेटिव होंगी या दोनों चीजें क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। लेकिन चूंकि प्रोफेसर का लेक्चर है और कीप स्टूडेंट इंगेज थ्रू आउट, और स्टूडेंट को इंगेज करके रखा, इसका मतलब है दोनों ऑप्शन क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे क्या होगा, द प्रोफेसर लेक्चर वाज बोथ इंफॉर्मेटिव एंड इंटरटेनिंग। वो इंफॉर्मेटिव था, इंटरटेनिंग था, इसी वजह से बच्चों को उसने क्या करके रखा, थ्रू आउट लेक्चर इंगेज करके रखा। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, चार्ली। और किसी भी टीचर के लिए जो सबसे मुश्किल काम होता है ना, बिलीव मी, हर टीचर ही बड़ा अच्छा पढ़ाता है, हर टीचर ही अच्छा होता है, हर टीचर की ही कोशिश होती है कि वो अपने पास मौजूद सारे का सारा नॉलेज आप बच्चों में ठूस दे। लेकिन असल में क्या होता है, जो सबसे मुश्किल होता है कि बच्चों के साथ टेम्पो मैच करना, और खास तौर पर अब ये जो आप वाली जनरेशन है इसके साथ टेम्पो मैच करना। तो बच्चों को इंगेज रखना आजकल के टीचर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, और ये बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है। चलें आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। द क्लास वाज 2-4 स्टूडेंट्स एट दिस लेवल, इवन द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट्स फेल्ड द कोर्स। जो समझदार तरीन, इंटेलिजेंट तरीन, अच्छे तरीन बच्चे थे ना, वो भी इस कोर्स में क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। तो इसका मतलब है इसका ताल्लुक बोरिंग से नहीं है, लॉन्ग से नहीं है, क्रिएटिव से नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक किससे है, एडवांस्ड से है। जैसे हम समटाइम कहते हैं ना, बेटे ये एडवांस लेवल की ग्रामर है, ये एडवांस लेवल की वोकैब है, बेटे ये एडवांस लेवल का केमिस्ट्री है, एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है। तो इसका मतलब है द क्लास वाज टू एडवांस्ड फॉर द स्टूडेंट एट दिस लेवल। इस लेवल पर रहते हुए ये चीज स्टूडेंट्स के लिए क्या थी, बड़ी एडवांस थी। इस वजह से बहुत सारे जो अच्छे बच्चे थे ना, इवन वो भी क्या रह गया, फेल हो गए। उसके बाद है डिस्पाइट बीइंग। जहां पर भी डिस्पाइट आ जाता है तो आपने याद रखना है, कंट्रास्ट आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। तो हम यहां पर चलेंगे, डिस्पाइट बीइंग डैश द लिटिल बॉय डिस्प्लेड रिमार्केबल डैश। डिस्पाइट बीइंग डैश, इसका मतलब डिस्पाइट के साथ हमें क्या लिखना होता है, नेगेटिव। अब टायर्ड और फियर का तो कॉम्बिनेशन ही अच्छा नहीं बनता। स्ट्रॉन्ग तो वर्ड ठीक हो सकता है यहाँ पे कि डिस्पाइट बीइंग स्ट्रॉन्ग द लिटिल बॉय प्लेड रिमार्केबल, तो वीक होना चाहिए था। एंजाइटी और स्ट्रॉन्ग का पेयर नहीं बनता हमारे पास। काम और पैनिक नहीं बनता, क्योंकि आप रिमार्केबल पैनिक तो नहीं लिखोगे ना, इसी तरह आप रिमार्केबल एक एंजाइटी तो नहीं लिखोगे। रिमार्केबल के साथ तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव क्वालिटी लिखनी है। तो हमारे पास पॉजिटिव क्वालिटी कौन सी है, करेज। हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन चलेगा अल्फा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। क्लाइंबिंग कैन बी डैश, नॉनदलेस सम पीपल लव द स्पोर्ट एंड आर विलिंग टू टेक द रिस्क। जब आप किसी चीज के बारे में बोल रहे हैं कि कुछ लोग तैयार हैं और रिस्क लेना पसंद करेंगे, तो इसका मतलब वो चीज़ फन नहीं हो सकती, इंटरेस्टिंग नहीं हो सकती, कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो सकती, बल्कि वो चीज़ क्या होगी, डेंजरस होगी। तो लोग रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास चलेगा डेल्टा। उसके बाद है हमारे पास एनालॉजी, और एनालॉजी का मतलब क्या है, लॉजिकल रिलेशन। हमें एक वर्ड दिया गया है, उसका लॉजिकल रिलेशन हमने अप्लाई करते हुए करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। जैसे देखिएगा हमारे पास है मीट और एनिमल। मीट और एनिमल का एनालॉजी हमारे पास क्या क्रिएट होता है कि हमें सोर्स बताया जा रहा है कि मीट कहाँ से आता है, एनिमल से। डायमंड पर्ल्स से नहीं आता, वुड रॉक से नहीं आता, ऑरेंजेस एप्पल से नहीं आते, बल्कि पेपर कहां से आता है, ट्री से। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा है, अल्फा। सोर्स एनर्जी है, हमें यह बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि जिस तरह मीट सोर्स है, एनिमल सोर्स है मीट का, इसी तरह ट्री सोर्स है किसका, पेपर का। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा, अल्फा। बिल्कुल इसी तरह वॉलीबॉल इज द टाइप ऑफ स्पोर्ट, rabbit is not a type of cat, tiger is not a type of zoo, soccer is not a type of football। याद रखिएगा फुटबॉल और सॉकर ये इंटरनेशनल मतलब अमेरिकन ब्रिटिश नेम है, इसके अलावा ये काइंड नहीं है। हाँ, रनर इज अ काइंड ऑफ एथलीट, हर खेलने वाले खिलाड़ी को
अब स्पोर्ट्स में मौजूद खिलाड़ी को क्या बोलते हैं? एथलीट बोलते हैं, और रनर उनमें से एक है, तो रनर इज अ टाइप ऑफ एथलीट। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? बीटा। उसके बाद है आथर क्या करता है जी? आथर क्या करता है? राइट करता है। मदर अनॉय नहीं करती है, बल्कि मदर क्या करती है? लुक आफ्टर करती है, पालती है, परवरिश करती है। वैसे अनॉय भी कभी कभी करती है, जब कहती है ले मनु दुपट्टा दे मैं आप दही लैनी आ, ठीक है। बैंकर प्रीच नहीं करता है, बल्कि बैंकर आपके पैसों का हिसाब किताब करता है। फायर फाइटर स्टडी नहीं करवाता, बल्कि फायर फाइटर क्या करता है? आग बुझाता है। और जेनिटर क्या करता है? क्लीन करता है। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे क्या बनेगा? डेल्टा। जिस तरह ऑथर राइट करता है, उसका काम है लिखना, इसी तरह जेनिटर का काम क्या है? सफाई करना। उसके बाद है ब्रोकन और रिपेयर्ड। ब्रोकन और रिपेयर्ड में हमारे पास कौन सी एनर्जी क्रिएट की गई है? ऑपोजिट एनर्जी क्रिएट की गई है, कि जो ब्रोक होता है और ब्रोकन और रिपेयर्ड एक दूसरे का क्या आगे? ऑपोजिट आगे, एंटोनिम आगे। उसके बाद देखें, जो फॉरनर होता है वो डेफिनेटली स्ट्रेंज होता है, तो ये तो सिनोनिम बनेंगे। उसके बाद अनयूजुअल जो होता है वो वियर्ड होता है, ये भी सिनोनिम बनेंगे। जो नास्टी होता है वो भी मीन होता है, ये भी सिनोनिम बनेंगे। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा? सेल्फिश और जेनरस। यानी कि जिस तरह ब्रोकन और रिपेयर्ड एक दूसरे का ऑपोजिट है, इसी तरह सेल्फिश और जेनरस भी हमारे पास क्या है? एक दूसरे का ऑपोजिट है। अच्छा, एक बात ये कि इससे पहले बच्चों के मार्क्स थोड़े अच्छे नहीं आ रहे थे, तो मैंने आपसे कहा था कि मैं वो कैब आपको पहले दे देता हूं, ताकि आप वो कैब पहले से अच्छे तरीके से याद कर लें, हमारे मार्क्स थोड़े अच्छे हो जाए, और इसी बहाने से इसी लालच में आप याद भी कर लें। तो आपने अपना रिजल्ट मुझे जरूर बताना है इस पे, ये डिस्कशन के बाद, कि सर मेरे इतने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि आपका रिजल्ट इंप्रूव हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि जब आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा होता ना, तो आप हार्ट ब्रोकन हो जाते हैं, आपका मोरल डाउन हो जाता है, कॉन्फिडेंस नहीं रहता, ऐसा लगता है कि मैं कर नहीं पाऊंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है, बहुत लेंथी है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत एडवांस्ड है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने चीज़ों को, सारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आते हैं, सारी ज़िंदगी में मसले मसाइल आएंगे, सारी ज़िंदगी में मुश्किल सिचुएशन का सामना होगा। तो आपने सिचुएशन से भागना नहीं होता, प्रॉब्लम से भागना नहीं होता, बल्कि उनको सोल्व करना होता है। तो आपने अपना रिजल्ट मुझे लाजमी बताना, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास नाइफ शुड बी शार्प। इसका मतलब है हमारे पास जो एनर्जी क्रिएट की गई है वो क्या की गई है? क्वालिटी और करेक्टरिस्टिक। द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ नाइफ शुड बी, इट शुड बी शार्प, ठीक है। जो क्राइम है वो लाजमी तौर पर क्या होना चाहिए? इलीगल होना चाहिए। इलीगल है तब भी हमें क्राइम बोलते हैं। चाइल्ड रूड हो जरूरी नहीं, वाइफ पावरफुल हो, है तो वैसे ये जरूरी पावरफुल ही होती है वाइफ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये तो मतलब घरों में ऐसा होता है, ग्रामर में, लैंग्वेज में तो हम ऐसा नहीं कह सकते। वैसे मेरे पर हो या किसी भी शादीशुदा बंदे को, मजलूम शादीशुदा बंदे को आप ये एनर्जी पढ़ाएंगे, तो वो नाइफ शार्प के साथ जिस चीज़ का करेक्ट ऑप्शन लगाएगा वो एनर्जी क्रिएट करेगा, वो क्या करेगा? चार्ली करेगा। और वो ये हंसी खुशी भी नहीं करेगा, बिलीव में। जब वो आप उसको ये क्वेश्चन पढ़ाएंगे ना किसी मजलूम खामंद को, पाकिस्तान के मेरे जैसे को, तो वो रोएगा, आंसू आ जाएंगे उसकी आंखों में, और वो इतना डर होगा कि मैं इसका ऑप्शन का करेक्ट ऑप्शन चार्ली करना चाहता हूं, लेकिन मैं डर की वजह से नहीं कर पा रहा कि अगर मेरी बेगम ने पढ़ लिया, उसने देख लिया, तो फिर मेरा हशर क्या होगा। वैसे भी इंग्लिश इस लिहाज से बड़ी क्लियर जुबान है। जैसे देखें, मैं हमेशा बच्चों को बताता हूँ, नाइफ का प्लूरल आपके पास क्या होता है? वाइफ। और नाइफ का प्लूरल आपके पास क्या होता है? नाइफ्स। देखें, जैसे ही वाइफ की बात होने वाली है तो दिमाग फिर गया ना। तो इसी तरह वाइफ का प्लूरल आपके पास क्या होता है? वाइव्स होता है। तो इंग्लिश इस तरह से बड़ी क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज ये है कि इंग्लिश दोनों खतरनाक चीजों पर सेम रूल अप्लाई करती है। सेम रूल कैसे अप्लाई करती है? नाइफ और वाइफ पे सेम रूल अप्लाई करती है प्लूरल का। तो बहरहाल जोक्स अपार्ट, लेकिन वाइफ का पावरफुल एनर्जी क्रिएट नहीं होता, वार पीसफुल नहीं होती, वार तो हॉस्टाइल होती है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा? अल्फा। उसके बाद है ऑब्वियस। ऑब्वियस हम किसको बोलते हैं? क्लियर को, जो सामने हो, बिल्कुल क्लियर हो। और हिडन, अब अगेन हमारे पास क्या है? ऑपोजिट आ गया। ऑब्वियस और हिडन हमारे पास क्या आ गया? एक दूसरे का ऑपोजिट आ गया, एंटोनिम आ गया। तो सिल्वर ज्वेलरी ऐसा एनर्जी क्रिएट नहीं होता, ड्रेस गाउन एनर्जी क्रिएट नहीं होता। उसके बाद आइडिया बिलीफ एनर्जी क्रिएट नहीं होता। लिबरल हम किसको बोलते हैं? आजाद ख्याल। लिबर्टी से वर्ड आता है, हमारे सिनोनिम में वर्ड आया भी था। लिबरल मतलब आजाद ख्याल, ओपन माइंडेड। और कंजर्वेटिव आप समझते हैं कि हम किसको बोलते हैं? ट्रेडिशनल बंदे को बोलते हैं। हम किसको बोलते हैं? ऑर्थोडॉक्स को बोलते हैं, ठीक है। जो बंदा ऑर्थोडॉक्स, कंजर्वेटिव, ट्रेडिशनल, वो बंदा जो क्या करता है?
जो क्या करता है, जिसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव बोलते हैं। तो ये एक दूसरे का क्या है, एंटोनिम है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ऑब्वियस और हिडन एक दूसरे का क्या है, एंटोनिम है, ऑपोजिट है। उसके बाद है रेसिस्ट। रेसिस्ट आप समझते हैं कि रेसिस्ट हम किसको बोलते हैं, जो नस्ल परस्ती की बात करता है, ठीक है। और प्रेजुडिस हम किसको बोलते हैं, जो बाइस्ड होता है। प्रेजुडिस हम किसको बोलते हैं, बाइस्ड। मैंने इसका ऑपोजिट भी आपको बताया था। एक वर्ड आपके पास होता है न्यूट्रल, आजाद, जो किसी की साइड नहीं मारता। आप बाइस्ड और न्यूट्रल में प्रेजुडिस आपके पास क्या होता है बेटे, न्यूट्रल होता है, याद रखिएगा। प्रेजुडिस आपके पास क्या होता है, बाइस्ड होता है, और इसका ऑपोजिट क्या होता है, न्यूट्रल का ऑपोजिट होता है। तो रेसिस्ट बंदा जो होता है वो प्रेजुडिस होता है, ये उसकी करेक्टरिस्टिक है। इसी तरह वर्कर जो होता है वो टाइड होता है, जरूरी नहीं फ्रेश भी हो सकता है। नर्स का सिक होना जरूरी नहीं है, क्लर्क का हंगरी होना ये एनर्जी क्रिएट नहीं होती। लेकिन सेंट जो होता है, जो सूफी जो होता है, जो बुजुर्ग जो होता है, जो मौलाना जो होता है, उसका क्या होना जरूरी है, उसका होली होना, पाक साफ होना जरूरी है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। जिस तरह रेसिस्ट प्रेजुडिस्ड होता है, इसी तरह सेंट क्या होता है, होली होता है। एथलीट मस्ट बी फिट। एथलीट को क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए। ये उसकी क्वालिटी है कि एथलीट फिट होगा ही तो आप उसको एथलीट और एक अच्छा एथलीट बोलेंगे। शेफ का फैट होना ज़रूरी नहीं है। उसी तरह डॉग का एनर्जेटिक होना ज़रूरी नहीं है, कोई कमज़ोर डॉग भी हो सकते हैं। डांसर का इंटेलिजेंट होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसका एक्टिव होना ज़रूरी है। प्रीस्ट जो पुजारी होता है, जो पादरी होता है, जो मौलवी होता है, जो मौलाना होता है, जो रिलीजन की तरफ, रिलीजन का काम करने वाले लोग होते हैं, उसका रिलीजियस होना जरूरी है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, चार्ली। जिस तरह एथलीट का फिट होना जरूरी है, इसी तरह प्रीस्ट का क्या होना जरूरी है, रिलीजियस होना जरूरी है। माइक्रोवेव किस काम के लिए यूज होता है जी, हीट करने के लिए। ये फंक्शन एनर्जी है, ठीक है, ये फंक्शन एनर्जी है। माइक्रोवेव क्या करने के लिए यूज होता है, हीट करने के लिए। इसी तरह फ्रीजर कुक करने के लिए यूज नहीं होता, सिंक ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज नहीं होता, बल्कि सिंक बर्तन रखने धोने के लिए यूज होता है। फायरप्लेस डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज नहीं होता, आग जलाने के लिए यूज होता है। रेफ्रिजरेटर क्या करने के लिए यूज होता है, ठंडक करने के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा, अल्फा। ये एनर्जी के जो क्वेश्चन होंगे ना, बिलीव मी बड़े आसान होने वाले हैं, जरा मुश्किल नहीं होंगे, आपको जरा परेशानी नहीं होने वाली इसमें। कॉमेडी हम बोलते ही किसको है, जो क्या होती है, फनी होती है। मिस्ट्री जरूरी नहीं बोरिंग हो, बड़ी इंटरेस्टिंग मिस्ट्रीज भी होती हैं। ड्रामा जरूरी नहीं कि रोमांटिक हो, सैड ड्रामा भी होता है। उसके बाद हमारे पास सस्पेंस ड्रामा भी होता है। तो ड्रामा तो किसी तरह का भी हो सकता है, रोमांटिक ड्रामा होना जरूरी नहीं है। न्यूज़पेपर एक्सपेंसिव हो ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन जिस तरह कॉमेडी फनी होती है, इसी तरह ट्रेजेडी हम बोलते ही किसको है, जो क्या होती है, सैड होती है। कॉमेडी हम बोलते ही किसको है, जो फनी होता है, और ट्रेजेडी हम बोलते ही किसको है, जो सैड होता है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, ट्रेजेडी। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 to 30 पास रीडिंग कंप्रीहेंशन में से, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान इज मेनली ड्यू टू। अब हमने पैसेज के अकॉर्डिंगली आंसर देना है। तो पैसेज के अकॉर्डिंगली क्या है, राइवलरी अमंग पार्टीज। अब राइवलरी अमंग पार्टीज हमें कहां से मिलता है, देखें आपके पैराग्राफ में सेंटेंस है, आपके पैराग्राफ में सेंटेंस है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफन स्टेम्स का मतलब जड़ पकड़ती है, शुरू होती है, स्टार्ट होती है, ठीक है, फ्रॉम राइवलरीज। राइवलरीज याद रखिएगा हम किसको बोलते हैं, मुखालफत को, ऑपोजिशन को, एनिमिटी को। अमंग पार्टीज एंड शिफ्टिंग अलायंसेज। शिफ्टिंग अलायंसेज हम किसको बोलते हैं, अपनी वफादारियां तब्दील करना, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना, जैसा जो कि पाकिस्तान की सियासत का मतलब एक बड़ा अच्छा खासा है। कभी कोई एक पार्टी में है, फिर दूसरी में है, फिर तीसरी में, तो जोड़ तोड़ चलता रहता है। तो कहता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफन स्टेम्स फ्रॉम राइवलरीज अमंग पार्टीज एंड शिफ्टिंग अलायंसेज। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे क्या चलेगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन चलेगा राइवलरीज अमंग पार्टीज। ये पार्टीज के दरमियान में जो राइवलरी अपोजिशन चल रही होती है, उसकी वजह से पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। और ऐसा ही है जैसे आप समझते हैं, जो हमारे पास एक पार्टी इक़्तिदार में आती है, तो बजाय दूसरी पार्टी अपोजिशन करने के और ये करने के कि उनको अपना टाइम पूरा करने दिया जाए और हर काम में उनकी अपोजिशन की जाए,
लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा होता है कि जो पार्टी इक़्तिदार में नहीं होती है वो ये करने की बजाय कि असेंबली में अपोजिशन करे, वो ये कोशिश कर रही होती है कि किसी ना किसी तरह इसको उतार कर खुद हुकूमत में आ जाए। हर हुकूमत का इसी तरह ही होता है, कोई भी बंदा यहाँ पर पाक साफ नहीं है। आप किसी भी सियासतदान का नाम लें, आप किसी की का भी बोलें, सारे इसी तरह ही है। जब आप सियासतदान का नाम लेते हैं ना पाकिस्तान में, तो आप यकीन करें आप कोई एक्सेप्शनल केस, कोई अनयूजुअल केस नहीं बना सकते, सब के सब एक जैसे हैं। द पैसेज सजेस्ट्स दैट डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान सफर्स फ्रॉम, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी किससे सफ़र हुई है जी? सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में डेमोक्रेसी सफ़र हुई है सबसे ज़्यादा पर्सनल ओवर इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिक्स। जब हम पाकिस्तानियों ने अपनी कम अकली की वजह से, अपनी जहालत की वजह से, एजुकेशन ना होने की वजह से पर्सनल पर लोगों को अहमियत दी है, किसके ऊपर? इंस्टीट्यूशन की, पॉलिटिक्स के ऊपर। हमारे इदारे मजबूत नहीं, हमारे लोग मजबूत हैं। जैसे कहता है पॉलिटिकल मैच्योरिटी विल इमर्ज ओनली व्हेन गवर्नेंस शिफ्ट फ्रॉम पर्सनैलिटी सेंटर्ड पॉलिटिक्स टू इंस्टीट्यूशन बेस्ड लीडरशिप। ये कब हो सकता है? जब आप पर्सनैलिटी सेंटर्ड पॉलिटिक्स को किस में लेकर आएंगे? इंस्टीट्यूशन बेस्ड लीडरशिप पर लेकर आएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है हमारी पॉलिटिक्स क्या कर रही है, डेमोक्रेसी क्या कर रही है? सफ़र कर रही है। जब हमने पर्सनैलिटी सेंटर्ड को क्या किया है? अट्रैक्ट किया है। उसके बाद है द ऑथर व्यूज मीडियाज रोल एज, ऑथर का मीडिया के रोल के बारे में क्या ख्याल है? तो वो सपोर्टिव और क्रिटिकल कहता है इसको, ठीक है। उसके लिए सेंटेंस को जो सपोर्ट करने के लिए लाइन है वो आपके पास कौन सी है? वो आपके पास है जी, द मीडिया एंड जुडिशरी हैव इमर्ज्ड एज सिग्निफिकेंट एक्टर। अब देखिए कितना खूबसूरत वर्ड उसने यूज किया गया, क्या किया, कहा उसने? सिग्निफिकेंट एक्टर्स। ये जो जुडिशरी और मीडिया है ये क्या है? सिग्निफिकेंट एक्टर्स हैं। होल्डिंग लीडर्स अकाउंटेबल एंड एम्पलीफाइंग पब्लिक वॉइस, इनका काम जो है वो ये है। लेकिन क्या हो रहा है वो आपके सामने है। वैसे अजीब ही था ये पैराग्राफ शामिल करना, दिल उदास सा हो जाता जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं और पाकिस्तान कैसे हालात की बात करते हैं। इतना अच्छा हमारा मुल्क है, इतने अच्छे हमारे प्रोविंसेस हैं, इतने अच्छे हमारे लोग हैं। कुछ लोग हैं जो आप समझ लें पूरे पाकिस्तान में कोई 200-300-400 लोग हैं, वो हर इदारे में हैं, वो फौज में हैं, वो सियासत में हैं, वो आर्मी में हैं, उसमें जुडिशरी में हैं, वो ब्यूरोक्रेसी में हैं। ये 2-3-4-500 लोग हैं, बिलीव मी, जिनकी वजह से हम 25 करोड़ लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं? सफ़र कर रहे हैं। और इतना हमारा सोने जैसा मुल्क जो है, बल्कि सोना तो बड़ी सस्ती चीज़ है, इससे भी महंगी चीज़ है हमारा मुल्क। इतना अच्छा प्यारा मुल्क है, इतने अच्छे प्यारे हम लोग हैं, इतने अच्छे प्यारे भाई हैं हम आपस में, जिसकी वजह से ये सारी खराबी हो रही है। 200-300 लोग हैं, इनसे ज़्यादा लोग नहीं है। द फ्रेज टग ऑफ वार आप समझते हैं, वो रस्सा कशी को हम बोलते हैं, रस्सा खींचने को हम बोलते हैं, खेल होता है। उसका मतलब क्या है? क्या कहता है? रेफर क्या करता है? वो कहता है जी कन्फ्लिक्ट बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंशियल पावर्स। अब आपको ये भी पता है, अब इतने समझदार तो हैं आप, जनरेशन इतनी समझदार तो है, मीडिया से इतने आप एक्सपोज्ड हैं, आपको ये पता तो है कि हमारे मुल्क में क्या चल रहा है। हमारे मुल्क में लड़ाई चल रही होती है, टग ऑफ वार चल रही होती है, किसके दरमियान? सेंट्रल और प्रोविंशियल पावर के दरमियान। मतलब कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान। कभी किसी की है, कभी किसी की है, प्रोविंशियल में किसी की है, नेशनल में किसी की है। उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। तो सफ़र कौन कर रहा है? सफ़र हम लोग कर रहे हैं। इन सियासतदानों को, ब्यूरोक्रेट्स को, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी चीज़ से भी। अकॉर्डिंग टू द पैसेज द ट्रू प्रोग्रेस डिपेंड्स ऑन, किस पे प्रोग्रेस करती है? जब हम कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। पर्सनैलिटी बेस्ड पॉलिटिक्स, इस पे तो बिल्कुल भी नहीं। बैनिंग सोशल मीडिया, इस पे तो बिल्कुल भी नहीं। हमारी जो प्रोग्रेस है वो किस पे बेस करती है? स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशन, जब हम अपने इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करेंगे। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा? चार्ली। उसके बाद चलेंगे जी, हमारे पास है सिनोनिम्स और इंटोनिम्स। तो मैंने आंसर इनके पहले लिख दिए, टाइम थोड़ा लग जाता है उसमें, तो जितना टाइम बचे उतना ही ज़्यादा बेहतर है। देखें, ऑडोसिटी का मतलब हमारे पास क्या होता है? बोल्डनेस। ऑडोसिटी का मतलब हमारे पास बेटे क्या होता है? बोल्डनेस को बोलते हैं, ब्रेवरी को बोलते हैं, बहादुरी को हम बोलते हैं, ठीक है, करेज को हम बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या चलेगा? अल्फा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है न्यूबुलस। न्यूबुलस का मतलब हमारे पास क्या होता है? न्यूबुलस का मतलब हमारे पास होता है अनक्लियर। न्यूबुलस का मतलब हमारे पास क्या होता है? हेजी, जिसको हम बोलते हैं ना किसी चीज का धुंधला होना, अनक्लियर होना। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या चलेगा? वेग। वेग का वर्ड पहले भी पढ़ के हैं, अनक्लियर को बोलते हैं, बड़ा अच्छा वर्ड है।
उसके बाद इम्पेकेबल, बड़ा ही खूबसूरत वर्ड है इम्पेकेबल। हम बोलते हैं फ्लॉलेस को। फ्लॉलेस मतलब जिसमें कोई भी गलती नहीं होती, कोई भी फ्लॉ नहीं होता, हम उसको क्या बोलते हैं? इम्पेकेबल। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या चलेगा? फॉल्टलेस। फॉल्टलेस मतलब जिसमें कोई गलती ना हो। उसके बाद हमारे पास है पथेटिक। वैसे तो देखिए पथेटिक का मतलब आपके पास क्या होता है? सॉरोफुल होता है, मतलब कि जैसे आप पथेटिक का वर्ड पढ़ते हैं ना, इसका मतलब आपके ज़हन में कुछ इस तरह आता है कि हम किसी बुरे चीज़ की बात कर रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं उसने बड़ा पथेटिक आंसर दिया, तो हम कहेंगे यार इसने बड़ा ही गंदा आंसर दिया। लेकिन याद रखिएगा पथेटिक का जो डिक्शनरी मीनिंग है ना, वो इसका है टचिंग, पिटीफुल, ठीक है, हार्ट वार्मिंग, जब भी मूविंग। जब भी आप पथेटिक का वर्ड पढ़ेंगे तो आपने याद रखना है इसका जो आपका डिक्शनरी मीनिंग है वो बिल्कुल उससे ऑपोजिट है जो हम इसको समझते हैं। यहां पर इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे क्या होगा? इमोशनल होगा। इक्वेनिमिटी। इक्वेनिमिटी याद रखिएगा, इक्वेनिमिटी हम किसको बोलते हैं? बड़ा प्यारा वर्ड है, हम इसको क्या बोलते हैं? जैसे आपने वर्ड पढ़े थे ना, मैं आपको बार बार याद करवाता रहता हूं। आपने वर्ड पढ़ा था सिरिनिटी, आपने वर्ड पढ़ा था ट्रांक्विलिटी। सेरेनिटी, ट्रांक्विलिटी, इसका मतलब क्या था हमारे पास? इसका मतलब हमारे पास था कामनेस, पीसफुल, ठीक है। तो यहां पर भी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे क्या होगा? इक्वेनिमिटी का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? कामनेस। ये इक्वेनिमिटी बिल्कुल वर्ड है सेरेनिटी और ट्रांक्विलिटी की तरह का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस याद रखिएगा, जैसे उसके नाम से ही है, सुपरफ्लुअस का मतलब क्या होता है? एक्सेसिव, किसी चीज का जरूरत से ज्यादा होना, किसी चीज का बहुत ज्यादा होना, ठीक है। किसी चीज का मतलब आप इसको क्या बोलेंगे? नीडलेस, बिला वजह, बिला जरूरत। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या बोले चलेगा? अननेसेसरी, बिला जरूरत, बिला वजह। ऑस्टेंटेशियस, बड़ा ही खूबसूरत वर्ड है। ऑस्टेंटेशियस का मतलब क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं ना शोखी, शोखी को हम बोलते हैं, फ्लैशी को हम बोलते हैं, प्रिटेंशियस को हम बोलते हैं। जैसे आजकल चल रहा होता है ना, फ्लेक्स मार रहे होते हैं, तो फ्लेक्स मारने को भी बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? ऑस्टेंटेशियस। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? शोई, शो मारना, डिस्प्ले करना, अपने आप को नमूदो नुमाइश करना। लीनियंट के वर्ड को आप अच्छे से समझते हैं। लीनियंट का वर्ड ऑपोजिट होता है किस वर्ड के? स्ट्रिक्ट के। लीनियंट हम किसको बोलते हैं? नरम मिजाज को बोलते हैं, टॉलरेंट को बोलते हैं, माइल्ड को बोलते हैं, फॉर गिविंग को बोलते हैं। जो बंदा माफ करने वाला होता है, जो बंदा हम्बल होता है, जो नरम मिजाज होता है, हम उसको क्या बोलते हैं? लीनियंट बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा? जेंटल चलेगा। ज़ील आप वर्ड पढ़कर आते हैं। ज़ील का मतलब आप अच्छे से समझते हैं, आप अक्सर सेंटेंस में पढ़ते भी हैं, टेक्स्ट वगैरह में पढ़ते होंगे। ज़ील एंड जिस्ट। ज़ील एंड जिस्ट का मतलब क्या होता है? जोशो जज्बे के साथ। तो इसका मतलब हमारे पास ज़ील का मतलब क्या होता है? पैशन होता है, जज्बा होता है, ठीक है, जोश होता है, ईगरनेस होता है, फरवर होता है। बड़ा खूबसूरत वर्ड है फरवर। फरवर होता है, डिवोशन होता है, जानसारी होता है, जज्बा होता है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? एंथुजियाज्म। उसके बाद इंजेन्युइटी। इंजीनियस से वर्ड हमारे पास बनता है इंजीनियरिटी। इंजीनियरिटी का मतलब हमारे पास क्या होता है? समथिंग न्यू, इन्वेंशन। न्यू को हम बोलते हैं कोई चीज़ न्यू लेकर आना, किसी चीज़ में इनोवेट करना, ठीक है, इनोवेशन करना। तो हम उसको उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे बेटे? क्रिएटिविटी, कुछ नया लेकर आना। तो ये थे बेटे हमारे पास सिनोनिम्स। उसके बाद है हमारे पास एंटोनिम्स। और एंटोनिम्स में हमारे पास क्या होता है? देखिए बहुत सारे बच्चे, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं? बहुत सारे बच्चे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स को भी सिनोनिम बनाकर अपने क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। लेकिन अपने माइंड को, ब्रेन को ट्रेन करें कि पहले वाले 10 एमसीक्यूज में हम सिनोनिम्स ढूंढ रहे थे, सेम मीनिंग ढूंढ रहे थे। यहां पर हमने सेम मीनिंग नहीं ढूंढना है, यहां पर हमने ऑपोजिट देखना है। जैसे अभी देखें, प्रोलिफिक का मतलब हमारे पास क्या होता है? प्रोडक्टिव होता है। अब एक चीज आपने पढ़ ली कि इसका मतलब होता है प्रोडक्टिव। अब आपको पता भी है ना प्रोडक्टिव, तो आपका दिमाग आपको कौन से वर्ड की तरफ लेकर के जाएगा? प्रोडक्टिव की तरफ लेकर जाएगा। लेकिन जो बिल्कुल भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है, सिनोनिम होता तो हमारा करेक्ट ऑप्शन प्रोडक्टिव होता। यहां पर हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे क्या है? अनप्रोडक्टिव है। यहां पर हमने इंटोनिम ढूंढना है, और इसी के लिए आपने अपने माइंड को क्या करना है? इसीलिए आपने अपने माइंड को क्या करना है? ट्रेन करना है। जैसे बिल्कुल इसी तरह ऑब्स्टिनेट का मतलब आपके पास क्या होता है? स्टबर्न होता है, जिद्दी होता है, जो एक बात पर अड़ जाए हम उसको बोलते हैं ऑब्स्टिनेट, ठीक है। तो लेकिन यहां पर इसका सिनोनिम लिखा हुआ है स्टबर्न, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? फ्लेक्सिबल, जिसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो जिद्दी नहीं होता, जो एक बात पर अड़ता नहीं है बल्कि आपकी बात मान लेता है, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है। ट्रांसिडेंट का हम किसको बोलते हैं? ट्रांसिडेंट हम बोलते हैं
सुपीरियर को, आला को, गुड को, बेटर को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसेंडेंट बोलते हैं। याद रखिएगा, सुपीरियर को, एक्सेप्शनल को, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को हम बोलते हैं ट्रांसेंडेंट। तो यहाँ पर जब हमने उसका ऑपोजिट देखना है तो उसका ऑपोजिट हमारे पास क्या होगा? ऑर्डिनरी होगा। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या चलेगा? अल्फा। अमॉर्फस, आप बार बार वर्ड पढ़ते हैं। अमॉर्फस का मतलब क्या होता है? बायो के स्टूडेंट को तो बड़े अच्छे तरीके से पता होगा। शेपलेस को हम बोलते हैं, जिसकी कोई भी शेप नहीं होती, जिसकी कोई भी डिफाइंड शेप नहीं होती, उसको हम क्या बोलते हैं? मॉर्फस बोलते हैं। और इसका ऑपोजिट हमारे पास क्या होने वाला बेटे? डिफाइंड होने वाला। जब आप किसी की को डिफाइन कर देते हैं तो वो अमॉर्फस नहीं रहता। इनएबिलिएटेड, इनएबिलिएटेड हमारे पास वर्ड है, आपने पहली दफा गालबन पढ़ा होगा। और इनएबिलिएटेड हम किसको बोलते हैं? वैसे अगर मैं थोड़ा सा बोलूं तो इनएबिलिएटेड हमारे पास होता है ड्रंक। जैसे मैं आपको लोगों को अक्सर कहता हूं ना कि पेपर में नशेई भंगी चरसी बनकर नहीं बैठना है, तो इसका मतलब यू हैव नॉट टू बी इनएबिलिएटेड। आपने चरसी नहीं बनना, भंगी नहीं बनना, अपने होशो हवास में रहना है। तो जो बंदा ड्रंक होता है अपने होशो हवास में नहीं होता, उसको हम इंटॉक्सिकेशन में होता है, हम उसको क्या बोलते हैं? इनएबिलिएटेड। और इसका ऑपोजिट हमारे पास बेटे क्या बनेगा? सोबर, समझदार, जो मतलब अपने होशो हवास में हो। तो आपने सोबर बनना है, आपने इनएबिलिएटेड नहीं बनना, ड्रंक नहीं रहना, नशेई भंगी चरसी नहीं बनना पेपर के टाइम में। उसके बाद है द लॉयर प्रेजेंटेड कोपियस। कोपियस का मतलब हमारे पास क्या होता है? किसी चीज का एक्सेस। जैसे अभी हम वर्ड पढ़ रहे थे ना ऊपर हमारे पास, इसी तरह किसी चीज का एक्सेस में होना, किसी चीज का प्लेंटीफुल होना। प्लेंटीफुल मतलब बहुत ज्यादा होना, हम उसको क्या बोलेंगे? कोपियस। और इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास एंटोनिम में क्या रहेगा? स्कार्स। इसका मतलब क्या है? लैक करना, किसी चीज का कम होना। उसके बाद है परनीशियस। परनीशियस मतलब हमारे पास क्या होता है? कोई चीज जो नुकसानदेह होती है, जो हार्मफुल होती है, जो फैटल होती है। ठीक है, जो हार्मफुल होती है, जो फैटल होती है, हम उसको क्या बोलते हैं बेटे? परनीशियस बोलते हैं, परनीशियस बोलते हैं। और इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास एंटोनिम क्या बनेगा? बेनिफिशियल, मतलब फायदामंद जो चीज हो। डेजुलेट का मतलब हमारे पास क्या होता है? डेजुलेट का मतलब हमारे पास होता है जो चीज बंजर होती है, वीरान होती है, खाली होती है, हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको क्या बोलते हैं? डेजुलेट बोलते हैं। और इसके ऑपोजिट में हमारे पास क्या होगा? चीयरफुल, जहां पर खुशी हो, जहां पर सुकून हो, उसको हम क्या बोलेंगे? चीयरफुल। उसके बाद हमारे पास 49 है ओब्लीवियस। ओब्लीवियस का मतलब हमारे पास क्या होता है? ऐसा बंदा जो अनअवेयर होता है। अनअवेयर का मतलब जो है, जो बेखबर होता है। ठीक है, जो मतलब इग्नोरेंट होता है, जो हीडलेस होता है, इनअटेंटिव होता है, अनमाइंडफुल होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं अटेंटिव होना। अटेंटिव का मतलब क्या है? बाखबर होना, बैठे रहना अपने होशोवास में। इनअटेंटिव का मतलब क्या है? कि अपने होशोवास में ना होना, बाखबर ना होना। और इसका ऑपोजिट वर्ड आपके पास बेटे कौन सा चलेगा? इसका ऑपोजिट वर्ड आपके पास चलेगा अलर्ट, मतलब अटेंटिव, अटेंशन में बैठना। ठीक है, माइंडफुल होना। टेरेस्ट्रियल का मतलब आपके पास बेटे क्या होगा? टेरेस्ट्रियल का मतलब आपके पास होगा समथिंग रिलेटेड टू वर्ल्ड, समथिंग रिलेटेड टू अर्थ। कोई भी चीज जो अर्थली होगी ना, जमीन से रिलेटेड होगी ना, हम उसको क्या बोलेंगे? टेरेस्ट्रियल बोलेंगे। और इसका जो ऑपोजिट वर्ड होगा सेलेस्टियल का मतलब हमारे पास क्या होगा? सेलेस्टियल का मतलब हमारे पास क्या होगा? समथिंग रिलेटेड टू स्काई, जो चीज भी जमीन आसमान। जैसे अगर आप बोलेंगे ना अर्थ, और उसका ऑपोजिट आप क्या बोलेंगे? उसका ऑपोजिट आप बोलेंगे स्काई। बिल्कुल सेम इसी तरह टेरेस्ट्रियल और सेलेस्टियल, ये दोनों एक दूसरे का क्या है? एंटोनिम है। और ये है बेटे हमारे पास हमारा मॉक टेस्ट 3। उम्मीद है आपको सीखने के लिए बहुत सारा कुछ मिला होगा। आपने बहुत सारी कुछ चीज़ें देखी होंगी, समझी होंगी, फिर भी कोई बात पल्ले नहीं पड़ती है, कोई बात समझ नहीं आती है, तो लाजमी तौर पर पूछ लेना है। चरसी भंगी, इनएबिलिएटेड, इंटॉक्सिकेटेड, ड्रंक बन के बैठे नहीं रहना है। जो बात पल्ले ना पड़े वो पूछ लेनी है। आई एम अवेलेबल। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।